जब इतना सब कुछ हो गया तो मैं आपसे कुछ भौगोलिक तत्वों के बारे में जानकारी चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। कौन कौन से भौगोलिक तत्व हो सकते हैं, जरा सोचिए। पर्वत एक भौगोलिक तत्व है, बहुत बढ़िया। महासागर ये भी भौगोलिक तत्व है। नेक्स्ट। यातायात मार्ग ये भी भौगोलिक तत्व है, हाँ बिल्कुल भौगोलिक तत्व है, क्योंकि कहाँ स्थित है, पृथ्वी के धरातल पर स्थित है। अधिवास, अधिवास का मतलब होता है ये जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हम रहते हैं, ये कॉलेज है, ये सारा का सारा सेटलमेंट, बिल्कुल ये भी भौगोलिक तत्व है। नदियाँ भौगोलिक तत्व हैं। और कौन कौन से भौगोलिक तत्व हो सकते हैं, जलवायु, यस जलवायु भी एक भौगोलिक तत्व है, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल पर स्थित है। धरातल का मतलब वायुमंडल के ऊपरी सतह से लेकर महासागर की तली तक, तो जलवायु भी एक प्रकार का भौगोलिक तत्व है और इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। और कोई भौगोलिक तत्व आपको ध्यान पड़ रहा है, परिवहन के साधन, बिल्कुल, चाहे वो रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, वायु परिवहन हो, जितने भी परिवहन के साधन हैं, ट्रक, कार, जीप, मोटरसाइकिल, रेल, एरोप्लेन, ये सभी के सभी भौगोलिक तत्व हैं और इन सब का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। और कौन कौन से भौगोलिक तत्व हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहेंगे। धर्म, धर्म भी एक भौगोलिक तत्व है। ये तत्व न होकर बल्कि क्या है, भौगोलिक अवधारणा। हम धर्म को छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर अवधारणा के रूप में और पृथ्वी तल पर स्थित है, इसलिए धर्म जो है उसका अध्ययन भी भूगोल में किया जाएगा। नेक्स्ट है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मतलब जो रेत के जो टीले होते हैं उनको भौगोलिक शब्दावली में बालू का स्तूप कहा जाता है। कल कारखाने निश्चित रूप से पृथ्वी तल पर स्थित हैं, इसलिए ये भी भौगोलिक तत्व हुए। उसके अलावा और कौन कौन से भौगोलिक तत्व हो सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से भौगोलिक तत्व हैं, जैसे आपने भाषा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का भौगोलिक तत्व है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें वर्षा, ये भी भौगोलिक तत्व है। पवने, ये भी भौगोलिक तत्व है। तो इस प्रकार बहुत सारे भौगोलिक तत्व आपके सामने स्थित हैं। ये तो कुछ ही भौगोलिक तत्व आपके हमने निकाले हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा है, भौगोलिक तत्वों की संख्या लगभग अनंत के नज़दीक है। इतने सारे भौगोलिक तत्व, और उन सब का अध्ययन किस में करना है, भूगोल में। कर लेंगे आप लोग, फर्स्ट ईयर है इसलिए पूछ रहा हूँ। इतने सारे असंख्य जो कुछ है सब भौगोलिक तत्व है, इसका अध्ययन भूगोल में करना है। क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे होंगे ना कि इससे अच्छा सर आप ये पहले बता देते तो हम ज्योग्राफी छोड़ देते, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते। बॉटनी में कम से कम पेड़ पौधे ही पढ़ने पड़ते, आप तो कह रहे हो कि ज्योग्राफी में पेड़ पौधे भी पढ़ने हैं, जंतु भी पढ़ने हैं, पर्वत, महासागर, नदियाँ, ये सब पढ़नी है। थोड़ा सा कठिन हो गया। जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको मेंटेन करने में, उसको करने में कठिनाई होती है, तो हमें वर्गीकरण का सहारा लेना पड़ता है। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को भी सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ए सेक्शन के हैं, कुछ लोग बी सेक्शन के हैं, कुछ लोग सी सेक्शन के हैं। तो इसी प्रकार हमने इन भौगोलिक तत्वों को, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अनमैनेजेबल थी, इसको मैनेज करने के लिए, अध्ययन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक बनाने के लिए हमने इसको दो मोटे मोटे भागों में विभाजित कर दिया। आपके सामने जो डार्क कलर की एक ब्लू कलर की लाइन है, ये लाइन इन भौगोलिक तत्वों को विभाजित कर रही है। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो डार्क लाइन इन दो भिन्न भिन्न भौगोलिक तत्वों को विभाजित कर रही है, ये विभाजन का आधार क्या है। इस डार्क लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भौगोलिक तत्व हैं, इस लाइन के राइट हैंड साइड में कुछ भौगोलिक तत्व हैं। इन भौगोलिक तत्वों में क्या समानता है और ये एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है। क्या आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है इस लाइन के दोनों तरफ स्थित भौगोलिक तत्वों में? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इस चीज को गहनता से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा कि इन दोनों तरफ के भौगोलिक तत्वों में कुछ अंतर है, और वो अंतर क्या है। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने शायद पहचान लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं पहचाना होगा, फिर भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस रेखा के दोनों तरफ जो भौगोलिक तत्व हैं, क्या ये प्राकृतिक और मानव निर्मित है? क्या ये सही है वर्गीकरण का आधार? अगर मैं कहूं एक तरफ के सारे प्राकृतिक तत्व हैं और दूसरे तरफ के मानव निर्मित, क्या ये वर्गीकरण का आधार सही होगा क्या? ज्यादातर लोगों ने यही सोचा। जी नहीं, ये वर्गीकरण का आधार सही नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए जो दूसरी तरफ का है, जहां पर हमने धर्म को, भाषा को, यातायात के साधनों को शामिल किया, वहां दो और महत्वपूर्ण चीजें हमने शामिल की है, और वो है फसलें तथा खनिज। तो क्या फसलें और खनिज मानव निर्मित है?
क्या गेहूं का, बाजरी का निर्माण किसी फैक्ट्री में होता है? नहीं। इसका मतलब ये मानव निर्मित तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको दूसरी तरफ रखा है। तो विभाजन का आधार क्या है? देखिए, कृत्रिम या मानव निर्मित विभाजन का आधार नहीं है। यहाँ जो इन भौगोलिक तत्वों को विभाजित किया गया है, वो विभाजन का आधार ये है, एक तरफ के भौगोलिक तत्व जो इस तरफ है, इन भौगोलिक तत्वों में जिसमें महासागर, नदियाँ वगैरह हैं, ये वे भौगोलिक तत्व हैं जिनके निर्माण या जिनके विकास में मानव और उसकी गतिविधियों की कोई भूमिका नहीं है। अगर सोचिए अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं भी होता तो भी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होती। महासागर भी होता, नदियाँ भी होती, आपके जो बालू का स्तूप है ये भी होते, पर्वत भी होते, पठार भी होती, जलवायु भी होती। मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बाद में आया, उससे पहले भी ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इससे मतलब क्या निकला कि ये भौगोलिक तत्व वे भौगोलिक तत्व हैं जिनके विकास और जिनके परिवर्धन, जिनके निर्माण में मानव और उसकी गतिविधियों की कोई भूमिका नहीं है। सामान्य स्पष्ट शब्दों में, अगर मनुष्य पृथ्वी पर नहीं भी होता तो ये सारे के सारे तत्व होते। इसके विपरीत रेखा की दूसरी तरफ के जितने भी भौगोलिक तत्व हैं तो ये भी सारे भौगोलिक तत्व, लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि इनके निर्माण में, या तो इनको उत्पन्न करने में या इनके परिवर्धन में, इनके विकास में कहीं ना कहीं मानव और उसकी गतिविधियों की भूमिका रही है। यदि मनुष्य नहीं होता तो कम से कम ये सारे के सारे भौगोलिक तत्व नहीं होते। देखिए, भाषा मनुष्य ने विकसित की, यातायात के साधन मनुष्य ने विकसित की, सड़कें मनुष्य ने विकसित की, ये पेन मनुष्य ने विकसित किया। तो इसका मतलब ये एक दूसरे प्रकार के भौगोलिक तत्व हैं। यदि मनुष्य और उसकी गतिविधियां नहीं होती तो ये भौगोलिक तत्व नहीं होते। तो विभाजन का आधार प्राकृतिक या कृत्रिम नहीं है। विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य और उसकी गतिविधियां। यदि मनुष्य और उसकी गतिविधियों से कोई भौगोलिक तत्व प्रभावित है तो उनको हम इस तरफ रखेंगे, और यदि प्रभावित नहीं है तो वो रेखा के दूसरी तरफ है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, फसल और खनिज। देखिए, फसल और ये जो खनिज, ये दोनों के दोनों प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन क्या बिना मनुष्य के द्वारा फसलोत्पादन संभव था क्या? नहीं। इसका मतलब इनमें भी मानव और उसकी गतिविधियों की भूमिका है। खनिज वह प्राकृतिक तत्व होता है जो मानव के लिए उपयोगी हो। तो जब मनुष्य ही नहीं होगा तो वो प्राकृतिक तत्व तो हो सकता है, लेकिन क्या वो खनिज के रूप में होगा? नहीं। इसका मतलब खनिज भी इस श्रेणी में आएगा जहां मानव और उसकी गतिविधियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। इस वर्गीकरण को आधार लेते हुए भौगोलिक तत्वों को भी हम दो बड़े बड़े वर्गों में, दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये दो प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं जरा वो हम देखते हैं। भौगोलिक तत्व या अवधारणाएं, दो भागों में जिनमें हमने इसको वर्गीकृत किया है वो वर्ग है भौतिक तत्व और दूसरी तरफ मानवीय तत्व। भौतिक तत्व कौन से हैं? भौतिक तत्व वे भौगोलिक तत्व हैं जिनके निर्माण और जिनके परिवर्धन में मानव और उसकी गतिविधियों की कोई भूमिका नहीं है। ये मनुष्य अगर पृथ्वी पर नहीं भी होता तो ये सारे के सारे तत्व विद्यमान होते। इसके दूसरी तरफ मानवीय तत्व, या जिनको सांस्कृतिक तत्व भी बोलते हैं, कल्चरल एलिमेंट या ह्यूमन एलिमेंट, ये वे भौगोलिक तत्व होते हैं जिनके निर्माण में या जिनके परिवर्धन में मानव और उसकी गतिविधियों की भूमिका होती है। अगर मानव नहीं होता तो कम से कम ये भौगोलिक तत्व नहीं होते। तो भौगोलिक तत्वों का हम दो बड़े वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं, भौतिक तत्व और मानवीय तत्व। और ये भौतिक तत्व और मानवीय तत्व मिलाकर भौगोलिक तत्व बनाते हैं, जिसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इन तत्वों के वर्गीकरण के साथ ही हम जो भूगोल है, जो एक विषय के रूप में भूगोल है, उसे भी हम दो प्रधान शाखाओं में विभक्त कर सकते हैं। वे भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे सांस्कृतिक भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। मैं आप लोगों को इस चीज़ को प्रूव भी करना चाहूँगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में सबके पास भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी का एक पेपर है। कुछ लोगों ने पढ़ चुके होंगे जो 11th या 12th में जिनके पास ज्योग्राफी था, या चूंकि 2 महीने गुजर चुके हैं इसलिए आप लोगों ने बहुत सा कोर्स भौतिक भूगोल में कंप्लीट भी कर लिया होगा। जरा गौर कीजिए, जो पढ़ा है आपने अभी तक भौतिक भूगोल में, या आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो भौतिक भूगोल का, कहीं पर भी आपको वहाँ मानव और उसकी गतिविधियों से संबंधित कोई तत्व नजर आता है?
नहीं। हमने भौतिक भूगोल में पढ़ा पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, हमने भौतिक भूगोल में पढ़ा चट्टानें क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होता है, भूकंप क्या होता है, हमने भौतिक भूगोल में पढ़ा नदियों के कार्य, हिमनदों के कार्य, पवनों के द्वारा कार्य, सागरीय तरंगों के द्वारा कार्य। देख लीजिए शुरुआत से लेकर एंड तक, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशिनोग्राफी हो या क्लाइमेटोलॉजी। हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे कोपेन और थ्रोनवेट के, उसके बाद हम कोरल्स, महासागरीय धाराएं आदि इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन पूरे के पूरे भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत हम कभी भी मानव और उसकी गतिविधियों का कोई अध्ययन शामिल नहीं करते हैं। ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि भौतिक भूगोल में केवल भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, और भौतिक तत्व वे भौगोलिक तत्व होते हैं जिनमें मानव और उनकी गतिविधियों की कोई भूमिका नहीं होती। आगे हायर क्लासेस में आप मानव भूगोल का अध्ययन भी करेंगे। जब आप मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पर हम मानव और उसकी गतिविधियों से संबंधित भौगोलिक तत्वों का अध्ययन हम वहाँ करते हैं, जैसे धर्म, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, जनजातियाँ, जनसंख्या का घनत्व, विश्व में जनसंख्या का वितरण इत्यादि इत्यादि, जो कि मानव और उसकी गतिविधियों का परिणाम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है उसमें भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक तत्वों को हम दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक को हम भौतिक तत्व कहते हैं और दूसरे को हम मानवीय तत्व कहते हैं। भौतिक तत्वों का अध्ययन करने वाले भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल कहलाएगी, और मानवीय तत्वों का अध्ययन करने वाली शाखा मानवीय भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल के नाम से जानी जाती है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक तो हमें स्पष्ट हो गया। तो अब हमारी परिभाषा हो गई पृथ्वी तल अथवा धरातल पर भौगोलिक तत्वों अथवा अवधारणाओं के अध्ययन से संबंधित विषय भूगोल है। दो चीजें स्पष्ट हो गई। पहली चीज, हम पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज, उस पर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? भौगोलिक तत्वों का और भौगोलिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है।